साथियों जय भीम। साथियों, आज मैं मान्यवर कांशीराम साहब के विषय में कुछ जानकारी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं और उसी उद्देश्य से यह वीडियो मैं बना रहा हूं। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब के विषय में जानकारी आप सभी को देने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अब तक आप लोगों ने मेरे इस मूक नायक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग से निवेदन है कि यह सब्सक्राइब का बटन दबाकर उसके बगल वाले बेल आइकन को दबाकर आप लोग इस मूक नायक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे की जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। मान्यवर कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर ज़िले में मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म हुआ था। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बीएससी कंप्लीट करने के बाद जब मान्यवर कांशीराम साहब ने नौकरी के लिए आवेदन किए तो मान्यवर कांशीराम साहब की पहली नौकरी सर्वे ऑफ इंडिया नामक विभाग में देहरादून में उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम साहब की पहली नौकरी सर्वे ऑफ इंडिया में लगी। मान्यवर कांशीराम साहब जब नौकरी करने के लिए देहरादून गए, सर्वे ऑफ इंडिया नामक कंपनी में गए, तो वहाँ पर पंजाब के उनके एक साथी पहले से ही मौजूद थे, पहले से नौकरी कर रहे थे। मान्यवर कांशीराम साहब के उस साथी का नाम ज्ञानी परशुराम था। देहरादून में मान्यवर कांशीराम साहब की जहाँ पे नौकरी लगी थी सर्वे ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पे मान्यवर कांशीराम साहब पंजाब के अपने साथी ज्ञानी परशुराम जी के साथ में वहाँ पर रहने लगे। नौकरी करने के कुछ समय के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का देहांत हुआ। तो उस समय यह खबर अखबार में पढ़ने के बाद ज्ञानी परशुराम जी रोने लगे। अपने कमरे में बैठकर ज्ञानी परशुराम जी अपने कमरे में बैठकर रोने लगे। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने उनसे पूछे कि परशुराम जी आप क्यों रो रहे हो? तो ज्ञानी परशुराम जी ने कांशीराम साहब को जानकारी दिए, बताया कि आज हमारे समाज के बहुत ही महान नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो उस समय मान्यवर कांशीराम साहब को बाबा साहब के विषय में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने परशुराम जी से पूछा, ज्ञानी परशुराम जी से पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे? तो उस समय ज्ञानी परशुराम जी ने जो उनकी जानकारी, जो उनके पास जानकारी थी, थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब को बताया। साथियों, समय बीतता गया और जो हिसाब से मान्यवर कांशीराम साहब की जो एजुकेशन थी, जो उनकी पढ़ाई थी, तो उस हिसाब से देहरादून की जो नौकरी थी सर्वे ऑफ इंडिया में, वो नौकरी उनके एजुकेशन के हिसाब से बहुत ही छोटी नौकरी थी। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने क्या किए कि लगातार बड़े नौकरियों के लिए कोशिश उन्होंने वहीं से करने लगे। देहरादून में ही रहते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने अच्छे नौकरियों के लिए, बड़े नौकरी के लिए वहीं से वो आवेदन करने लगे। काफ़ी कोशिश के बाद मान्यवर कांशीराम साहब को पुणे के डिफेंस एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में उन्हें रिसर्च साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर उन्हें वहाँ पर जॉब मिला, नौकरी मिली। तो मान्यवर कांशीराम साहब देहरादून से पुणे चले गए। डिफेंस एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में जो उन्हें जॉब मिला था रिसर्च साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर, वहाँ पर वो काम करने लगे। और पुणे में बहुजन समाज के, एससी समाज के साथी डीके खापाड़े साहब और राजस्थान के दीना भाना साहब, वो पहले से वहीं पे वो लोग नौकरी करते थे। दीना भाना साहब जो थे वे SC ST वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। कुछ समय के बाद साथियों 14 अप्रैल करीब आया, बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती का जो अवसर है, जयंती का जो दिन था वो करीब आने लगा। तो पुणे के एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में, डिफेंस फैक्ट्री में सभी जो वर्कर लोग जो थे, SC समाज के, ST समाज के जो लोग थे, उन लोगों ने कंपनी में कहा कि हम लोगों को 14 अप्रैल की छुट्टी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की छुट्टी चाहिए। उस समय साथियों उस पुणे के डिफेंस एक्सप्लोसिव फैक्ट्री के सीनियर मैनेजर
तमिलनाडु के रामचंद्रन थे, जो कि जाति से थे, ब्राह्मण समाज के थे, तमिलनाडु के रामचंद्रन जी। तो उन्होंने 14 अप्रैल की छुट्टी देने से इनकार कर दिया। और इनकार करने से पहले एक कंपनी की तरफ से एक मीटिंग बुलाया गया। और मीटिंग में जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे दीना भाना साहब, तो उनको भी मीटिंग में बुलाया गया, क्योंकि वे भी उस कमेटी के मेंबर थे। तो उनके सिग्नेचर के बिना कोई भी रेवोल्यूशन पास करना नामुमकिन था। तो उस समय जो सीनियर मैनेजर थे रामचंद्रन, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती का छुट्टी देने से इनकार कर दिया। और रेवोल्यूशन पास हुआ। मीटिंग में सभी लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन दीना भाना साहब ने उस रेवोल्यूशन पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। तो उनके ऊपर काफ़ी दबाव आया, काफ़ी प्रेशर आया उनके ऊपर, और फिर भी उन्होंने उस रेवोल्यूशन पर साइन करने से मना कर दिया। दीना भाना साहब ने कहे कि आप लोगों ने अपने अपने महापुरुषों की छुट्टियां ले लिए हैं, अब 14 अप्रैल को हमारे एक महापुरुष की छुट्टी है, तो ये छुट्टी हम लोगों को हर हाल में चाहिए। मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी दबाव आने के बाद मैनेजमेंट के लोगों ने दीना भाना साहब से पूछा कि आपको नौकरी चाहिए या छुट्टी चाहिए। दीना भाना साहब ने मैनेजमेंट के लोगों को जवाब दिया कि मुझे छुट्टी भी चाहिए और मुझे नौकरी भी चाहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है और 14 अप्रैल को उनकी जयंती है, तो यह जयंती के अवसर पर जो SC समाज के जो वर्कर हैं उन सभी को छुट्टियां चाहिए। काफ़ी इस विषय पर काफ़ी खिंचातानी हुई, लेकिन छुट्टी पास नहीं हुआ। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की छुट्टी वहाँ की कंपनी के मैनेजमेंट ने खारिज कर दिया और ऐलान कर दिया कि छुट्टी नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैनेजमेंट ने दीना भाना जी को कंपनी से सस्पेंड भी कर दिया, क्योंकि दीना भाना साहब ने जो मीटिंग में जो रेवोल्यूशन पास हुआ था उस रेवोल्यूशन पे सिग्नेचर करने से मना कर दिए थे। उनका कहना था कि हमें 14 अप्रैल की छुट्टी चाहिए, और वे काफ़ी विरोध करने लगे। तो वहाँ पर काफ़ी माहौल बिगड़ने लगा, और कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों ने, जो कि सवर्ण समाज के लोग ही थे, उन लोगों ने दीना भाना जी को सस्पेंड कर दिया। दीना भाना जी को सस्पेंड करने के बाद कुछ लोग जो लड़ाकू किस्म के जो लोग थे, जो समाज में संगठन में बोलने लायक लोग थे, लिखने लायक लोग थे, तो वे लोग सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दीना भाना जी के सस्पेंशन का जवाब कंपनी को हम लोग लिखित तौर पर देंगे। दीना भाना जी के निलंबन का जो पत्र था, जो कंपनी तरफ से मिला था, वो पत्र अंग्रेजी में लिखा हुआ था, इसलिए उस पत्र का जवाब अंग्रेजी में लिखने के लिए सभी लोगों ने, सभी बैठक में जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने DK खापाड़ी साहब को कहा। तो उस अंग्रेजी में लिखित कंपनी के पत्र का जवाब DK खापाड़ी साहब ने अंग्रेजी में लिख कर दिया। उस पत्र के जवाब को मैनेजमेंट द्वारा पढ़ा गया। तो मैनेजमेंट के लोगों ने सोचा कि दीना भाना यह तो चतुर्थ श्रेणी के हैं, D क्लास के एम्प्लॉई हैं, तो इनको तो अंग्रेजी आती नहीं, तो ये पत्र का जवाब अंग्रेजी में किसने लिख कर दिया। तो काफ़ी छानबीन करने के बाद पता चला, मैनेजमेंट के लोगों ने यह बात पता कर लिया कि इस पत्र को DK खापाड़े साहब ने अंग्रेजी में लिख कर दिया है। तो मैनेजमेंट को जब ये जानकारी मिली तो मैनेजमेंट ने DK खापाड़े साहब को भी कंपनी से सस्पेंड कर दिया। DK खापाड़े साहब को भी कंपनी के मैनेजमेंट ने निलंबित कर दिया। तो ये बात पूरी आग की तरह कंपनी में फैलने लगी। तो फिर कुछ लोग इकट्ठा हुए, कुछ लोगों ने बैठक की और बैठक में उन लोगों ने विचार किए कि अभी अभी नए नियुक्त हुए हैं कांशीराम जी, जो कि हमारे ही SC समाज के हैं, हमारे ही समाज के हैं, और वो रिसर्च साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर है, तो क्यों ना हम लोग जाके उनसे इस बात के लिए मदद मांगे। तो लोग मान्यवर कांशीराम जी के कैबिन में पहुँचे और सारे घटनाओं के विषय में माननीय कांशीराम साहब को जानकारी दिया गया।
कांशीराम जी ने उनकी बातें सुनने के बाद उन्हें सभी लोगों को कांशीराम साहब ने ऑफिस में से भगा दिया। कांशीराम साहब ने कहा कि तुम लोग भागो यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने वाला नहीं हूँ। तो कांशीराम साहब ने मौजूद सभी लोगों को ऑफिस में से भगा दिया। अगले दिन जो लोग कांशीराम साहब के कैबिन में गए थे वे लोग फिर एक पार्क में, एक गार्डन में बैठ कर उन लोगों ने बैठक किए और उन लोगों ने सोचे कि कांशीराम साहब तो हमारे अपने हैं, हमारे समाज के, फिर भी उन्होंने हमारी मदद नहीं की है, लेकिन एक बार दोबारा चलकर उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये बात हम लोग चल के कांशीराम से पूछेंगे कि आपने हमारी मदद नहीं की, लेकिन आपने हमें बेइज्जत करके हमें कैबिन में से क्यों आपने भगाया। तो वे सभी लोग मान्यवर कांशीराम साहब के घर पर गए, सभी लोग बैठे। बैठने के बाद सभी लोगों ने पूछा कि कांशीराम जी, आप तो हमारे अपने हैं, हमारे समाज के हैं, आपने हमारी मदद नहीं की है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमें कैबिन में से भगाया क्यों? आपने हमें बेइज्जत करके कैबिन में से भगाया क्यों? तो मान्यवर कांशीराम साहब ने इस पर बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही गंभीर उत्तर कांशीराम जी ने मौजूद लोगों को दिया। कांशीराम साहब ने कहा कि आप लोगों ने अपनी अपनी दुख तकलीफ मुझे बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और आप लोग चाहते हो कि मैं मैनेजमेंट से लड़ाई करूं, और मुझे यह बात अच्छी तरह से पता है, जब मैं मैनेजमेंट से लड़ाई करता आप लोगों के हक अधिकार के लिए, मैनेजमेंट से मैं अपनी डिमांड रखता, उनके कागजी तौर पर जब मैं लड़ाई लड़ता तो आप लोग भाग जाते। और मुझे ये जानकारी था कि मैं तब उस समय में अकेला पड़ जाता और आप लोग भाग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग जब बाद में भागने वाले हो तो आप लोग को मैं अभी ही क्यों ना भगा दूँ। तो कांशीराम जी के बातों को सुनकर लोगों में थोड़ा सा उत्साह जागा और लोग कहे कि कांशीराम जी, हम लोग भागेंगे नहीं, हम लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे, आप जो भी कहिए, जहाँ भी कहिए, आपके साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग खड़े रहेंगे और हम लोग भागेंगे नहीं। तो माननीय कांशीराम साहब ने कहा ठीक है, तो मैं कल कंपनी के जो सीनियर मैनेजर है रामचंद्रन से मैं जाकर मिलूंगा, बात करूंगा, और जब भी मैं मिलने जाऊंगा तो मेरे साथ में 2 लोग चाहिए, डीके खापाड़े और दीना भाना, ये 2 लोग मुझे चाहिए, क्योंकि कैबिन में जाने के 2 रास्ते हैं, 2 दरवाजे हैं। तो एक दरवाजे पर डीके खापाड़े जी खड़े रहेंगे और दूसरे दरवाजे पर दीना भाना। तो जो भी बातें होगी, ताकि हमारी बीच में जो भी बातें हो तो हमारी बातों को कम से कम हमारे 2 लोग बातों को सुने समझे। सत्य वैसी हुआ। अगले दिन मान्यवर कांशीराम साहब जो कंपनी के सीनियर मैनेजर थे रामचंद्रन के कैबिन में पहुँचे और कैबिन के एक दरवाजे पर डीके खापाड़े और दूसरे दरवाजे पर दीना भाना जी खड़े हो गए। तो कांशीराम जी की बातें हो ही रही थी सीनियर मैनेजर से कि बातें होते होते वो बात कब हाथापाई में बदल गया। डीके खापाड़े और दीना भाना भी काफ़ी आश्चर्य में पड़ गए। केवल 2-5 मिनट के बातों में ही कांशीराम जी काफ़ी गुस्से में आ गए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मान्यवर कांशीराम साहब पंजाब के थे, तो पंजाब के होने के नाते मान्यवर कांशीराम साहब जी काफ़ी गर्म मिजाज के थे। कांशीराम साहब जितने नरम मिजाज के थे उतने ही गर्म मिजाज के भी थे। तो कैबिन में जब भी सीनियर मैनेजर रामचंद्रन से बातें हुई तो बातें होते होते कुछ बातें ऐसी हो गई होगी अंदर की मान्यवर कांशीराम साहब काफ़ी गुस्से में हो गए और मान्यवर कांशीराम साहब ने वो सीनियर मैनेजर को बाल पकड़ के उन्हें कैबिन के अंदर ही मारने लगे और 1-2 मिनट के अंदर ही उस रामचंद्रन मैनेजर के नाक में से खून आने लगा। तो साथियों, ये जो डीके खापाड़े साहब और दीना भाना साहब जो लोग कैबिन के दोनों तरफ खड़े होकर देख रहे थे, तो वे लोग दौड़ते हुए कैबिन के अंदर पहुंचे और मान्यवर कांशीराम साहब को उन लोगों ने रोका। तो रोकने के बाद फिर तीनों लोग वहाँ से चले गए। तो ये बात कंपनी के सीनियर मैनेजर लोगों तक पहुँची। तो अगले दिन क्या हुआ कि डीके खापाड़े और दीना भाना
इन दोनों का सस्पेंशन जो था वो रिवोक कर दिया, उनका निलंबन जो था वो रद्द कर दिए और उन्हें पुनः नौकरी पर ले लिए। और इन लोगों ने क्या किया कि कांशीराम जी को सस्पेंड कर दिया। कांशीराम साहब ने सीनियर मैनेजर को घायल कर दिए थे, इसलिए मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया और डीके खापड़े साहब और दीना भाना साहब को पुनः नौकरी पर लिया गया, लेकिन माननीय कांशीराम साहब को सस्पेंड किया गया। साथियों, कंपनी द्वारा कांशीराम जी को सस्पेंड किया गया तो कांशीराम जी घर पर चले गए और घर पर ही वो कमरा लिए वो रह गए। एक डीके खापड़े साहब और दीना भाना साहब कांशीराम जी को मिलने के लिए उनके कमरे पर पहुँचे। तो फिर पहुँचे तो कांशीराम साहब ने उन दोनों से कहा कि आप दोनों डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इतनी बातें करते हैं और आप दोनों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतनी बातें बोलते हो, उनके लिए आप लोग इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आप लोग लड़ते हो, क्या मुझे बताइए कि वो उनका लिखा हुआ कोई किताब है? कांशीराम साहब ने दीना भाना और डीके खापड़े साहब से पूछा कि बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ कोई किताब है? तो डीके खापड़े साहब ने कहा कि हाँ किताब है। तो कांशीराम साहब ने कहा कि अब तो मेरी नौकरी नहीं है, मैं तो कमरे में ही भी बैठूँगा, तो वो किताब ही मुझे ला कर दीजिए, कम से कम मैं उनकी किताब तो पढ़ूँ। तो डीके खापड़े साहब ने जो किताब उनको ला कर दी, माननीय कांशीराम साहब ने उस पुस्तक को एक ही रात में तकरीबन 4 से 5 बार उन्होंने पढ़ा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को माननीय कांशीराम साहब ने एक ही रात में तकरीबन 4 से 5 बार उन्होंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद सुबह जब डीके खापड़े साहब जब घर पर आए उनसे मिलने के लिए, तब तक माननीय कांशीराम साहब उस बुक को पढ़ रहे थे। पूरी रात भर माननीय कांशीराम साहब ने उस किताब को पढ़ा। उस किताब का नाम मैं आपको बताया कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो अगले दिन जब डीके खापड़े साहब और दीना भाना साहब जब कांशीराम जी को मिलने आए तो माननीय कांशीराम साहब ने कहे कि खापड़े, अब तक मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई मुझे मकसद नहीं नज़र आ रहा था। अब तक मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई भी मकसद मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मेरी भी ज़िंदगी का मकसद वही था कि जो आम इंसान का मकसद होता है कि नौकरी करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना, वही मकसद मेरा भी था। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद, इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस किताब को पढ़ने के बाद अब मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है। इस किताब को पढ़ने के बाद अब मुझे यह मकसद मिल गया है कि इस मिशन पर, इस मोमेंट पर अपनी पूरी ज़िंदगी को हम लोग लगा सकते हैं। तो अब मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है और इस मोमेंट पर, इस मिशन पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। उस किताब को पढ़ने के बाद कांशीराम जी ने अपनी माता जी को पत्र लिखे और उस पत्र में कांशीराम जी ने लिखा कि माँ, मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूँ क्योंकि आप मेरे लिए गांव में मेरे शादी के लिए लड़की आप ढूंढ रही हो, लड़की आप देख रही हो, लेकिन आज मैं आपको लिख रहा हूँ कि आज के बाद मैं कभी घर नहीं आऊँगा। आज के बाद मैं कभी घर नहीं आने वाला हूँ और मैं अपना पूरा जीवन समाज में, संगठन में और बाबा साहब के मिशन में अपना पूरा जीवन में लगाने वाला हूँ। मैं माँ, आज के बाद मैं कभी घर नहीं आऊँगा और मैं आजीवन कभी मैं शादी नहीं करूँगा। साथ ही साथ कांशीराम साहब ने प्रतिज्ञा भी लिए कि आज के बाद मैं किसी भी जन्म में, किसी की मृत्यु में, किसी के शादी में, ऐसे किसी भी कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊँगा, ना किसी के जन्म के कार्यक्रम में जाऊँगा, ना किसी के मृत्यु में जाऊँगा, ना किसी के शादी के कार्यक्रम में जाऊँगा। और आज के बाद ना मेरी कोई संपत्ति होगी, ना मेरा कोई बैंक बैलेंस होगा। इस प्रकार का माननीय कांशीराम साहब ने अपने मन में दृढ़ संकल्प किए। साथियों, एक बात मैं और जानकारी देना चाहूँगा कि जब माननीय कांशीराम साहब के पिताजी का जब देहांत हुआ, उस समय कांशीराम साहब जी पंजाब में ही थे और वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। लोगों ने उनसे आकर कहा कि आपके पिताजी का देहांत हो गया है। तो कांशीराम साहब ने कहा कि मैं यहाँ पर अपने लाखों भाइयों को छोड़कर मैं वहाँ पर नहीं, मैं
जाऊंगा। मेरे भाई लोग हैं, वो लोग मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन मैं इस सभा को छोड़कर, लाखों भाइयों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो साथियों, जिस प्रकार से कांशीराम साहब ने जो संकल्प लिए थे, जो प्रतिज्ञा उन्होंने किए थे, अपने संकल्प के अनुसार कांशीराम साहब जी अपने पिताजी की भी मृत्यु में नहीं गए। साथियों, इसी किताब को पढ़ने के बाद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ने के बाद ही माननीय कांशीराम साहब पूरी तरह से जागरूक हुए और बाबा साहब के विषय में पूरी तरह से उन्हें जो जानकारी हुई, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस किताब को पढ़ने के बाद ही कांशीराम आगे चलकर माननीय कांशीराम साहब बने। साथियों, जो जानकारी थी यही वो किताब थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस किताब को पढ़ने के बाद ही माननीय कांशीराम साहब मिशन मूवमेंट के प्रति जागरूक हुए और देश भर में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फैलाने का कार्य किया। साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी इस किताब को जरूर आप लोग पढ़िएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका हिंदी में भी अनुवाद है, जाति का विनाश। तो साथियों, जाते जाते आप लोग ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, भूलेगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। जय भीम।